हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इसकी थ्योरी और उसके बाद फिर जो इसके पीवाईक्यूज और डीपीपी होंगे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज नोटिस करी गई है कि आप लोग यहाँ पढ़ते तो हैं बट उसके बाद जो डीपीपी है और पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व नहीं करते हैं। वो भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए हम और आप मिलकर डीपीपी और पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। यानी कि जो साथी वेबसाइट है आपकी, उसमें आप अगर देखिए अगर जाएंगे उस पर लॉग इन करेंगे तो आपको डीपीपी और पीवाईक्यू दोनों अवेलेबल है। यानी कि अगर इसको हम देखें तो डीपीपी और पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करेंगे उनको, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वो नहीं पता चलेगा। तो डीपीपी और पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जल्दी से फिनिश करेंगे इन सभी चीजों को और उसके बाद फिर जंप करेंगे सीधे हम लोग इसके डीपीपी और पीवाईक्यूज पर। तो क्या करेंगे कि आप और हम दोनों ओपन करेंगे अपने अपने ब्राउजर पर जो ये डीपीपी और पीवाईक्यू है, साथ ही वेबसाइट पर जाकर उस पर लॉगिन वगैरह करके और आंसर देंगे। आगे फिर उसका जो भी उसका सॉल्यूशन वगैरह होगा उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा। एक चीज और कि अगर किसी ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, यानी कि अगर आप डीपीपी और पीवाईक्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करें कि अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने से आप जो डीपीपी और पीवाईक्यू है उनको एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। द इमेजेस, टेक्स्ट एंड अदर मटेरियल्स यूज्ड इन आवर प्रेजेंटेशंस आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. तो देखिए इसका जो वेटेज है वो है 2.3%, यानी कि हर साल लगभग एक क्वेश्चन आ रहा है नीट पर, क्योंकि अभी तक 18 से 24 तक जो इस पे क्वेश्चन देखे हैं वो 8 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से। तो इस पे किस किस टॉपिक से आ रहे हैं ज्यादा, जैसे कि अगर देखा जाए तो 2018 पर एक क्वेश्चन आया, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फैराडेज लॉ पर आया, वो भी एक क्वेश्चन आया। इसकी भी अगर हम डिफिकल्टी लेवल देखें तो वो एवरेज है, इजी टू एवरेज। यानी कि इसके इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वो सब इजी टू एवरेज लेवल के हैं। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप एक चीज समझ गए वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा कि फ्लक्स किस किस चीज पर डिपेंड करता है। तो जितना भी इस पे कॉन्सेप्ट है वो सब आपका कवर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में डेरिवेशन वगैरह बताने पर ध्यान नहीं देंगे, उन चीजों पर फोकस करेंगे हम यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब हम कभी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी कर रहे हैं और उसके कारण से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The magnetic flux through a plane of area A placed in a uniform magnetic field B can be written as phi B बराबर B dot A, जिसको कि हम BA cos थीटा लिख सकते हैं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो किसी गिवन एरिया से पास होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसके नॉर्मल डायरेक्शन पर, मतलब इस प्लेन के नॉर्मल में, वो हमारी कहलाता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है बी और ए का वो कहलाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमें क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड को देखना होता है जो कि कैसा हो, परपेंडिकुलर टू ए हो। तो यहां पर क्या ध्यान देना है आपको कि ये जो हम एरिया कंसीडर करते हैं उस एरिया के एरिया वेक्टर ए डिफाइन किया जाता है और यहां पर हम बी के साथ क्या करते हैं, इस पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एरिया इस तरीके से है और इस एरिया का अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें, वो एरिया वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, इस एरिया गिवन एरिया के। तो ये जो एरिया हमें दे रखा है इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा। तो ये जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन एरिया के बराबर होगा और इस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर होती है। अब इस पे हम देख रहे हैं कि कुछ हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेटर सपोज ऐसे अप्लाई करी है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, तो वही हमारा फाई बी बराबर हो जाता है BA cos थीटा। If the magnetic field has different magnitudes and direction at various part of the surface, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास एक एरिया है जिसका कि अगर हम एरिया देखें वो कुछ कर्व्ड है। दूसरी चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इस तरीके के जब हमारे पास एरिया आते हैं तो हम एक चीज का इस्तेमाल करते हैं और वो ये है कि इस पूरे एरिया को छोटे छोटे एरिया पर
हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर एक छोटे से एरिया को हम बोले कि एक एरिया एलिमेंट है, उस एरिया एलिमेंट को हम लोग लिख सकते हैं DAI। तो इस छोटे से एरिया से जो पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको BI बोला जाए, तो यहां पर जो इस एरिया एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हो जाएगा BI.DAI, यानी कि दिस वन। अगर ये पहला वाला हमारा एरिया होता, हम मतलब सबसे पहला नंबर इसको देते, तो ये बन जाता B1.DA1। अगर यही फिर कोई दूसरा हमने सेक्शन चूज किया, वो दूसरा वाला होता, तो वो बन जाता B2.DA2। इस तरीके से करते करते अप टू n तक हम कर सकते हैं। यानी कि एक गिवन एरिया को हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स पर ब्रेक करते हैं, और हर एक एरिया एलिमेंट से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को देखते हैं, और जो टोटल फ्लक्स है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो जहां पर जैसे कि अगर हम इस ऑल की बात करें, इसका मीनिंग ये है कि हम समेशन कर रहे हैं ओवर ऑल द एरिया एलिमेंट्स DAI कंप्राइजिंग द सरफेस, एंड BI इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एरिया एलिमेंट DAI। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट होती है वो होती है वेबर, या इसको टेस्ला मीटर भी लिखा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए यहां पर स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, तभी ये BA cos थीटा आ रहा है। तो भले ही यहां पर आपको वेक्टर्स दिख रहा हूं, बट इनका क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, या कह लीजिए कि स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये जो वैल्यू मिलती है हमें मैग्नेटिक फ्लक्स, वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा होता है ये phi b इज इक्वल टू BA cos थीटा। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को देखें तो वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। अगर किसी जगह पर B की वैल्यू चेंज होगी, किसी गिवन एरिया से B की वैल्यू चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर किसी रीजन पर मैग्नेटिक फील्ड, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और यहां पर जो एरिया है अगर उसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर B और A दोनों कांस्टेंट रहे, थीटा चेंज हो जाए अगर, यानी कि ये रोटेट कर जाए, इसकी ये थोड़ा सा अपना जो ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है B और A के बीच में, थोड़ा सा ये बदल जाए, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बदल जाएगी। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा कि किसी गिवन एरिया से, जैसे टोटल एक कोई एरिया है, इससे टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है, अगर हमें वो फाइंड करना है, तो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर करके उनसे कितना फ्लक्स पास हो रहा है लोकली, वो निकाल लेते हैं और सबका सम कर देते हैं। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग समेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस पूरे चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे कहीं पर भी, ये एक कॉन्सेप्ट है। बाकी SI यूनिट वगैरह तो ये आपको याद ही होनी चाहिए कि वेबर और ये टेस्ला मीटर। अब देखिए आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने जो उसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे, एक लॉ के फॉर्म पर उन्होंने बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। यानी कि इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस d phi b by dt, वेयर phi b इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे EMF इंड्यूस होता है किसी सर्किट में। यानी कि कभी भी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि कहता है कि इंड्यूस्ड EMF, ये इंड्यूस्ड EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बना हुआ है सिंबल हमारा। तो इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, ये EMF का सिंबल है, ठीक है, बेसिकली EMF को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दिस इज इक्वल टू माइनस d phi b by dt। यानी कि कहीं पर किसी क्लोज्ड सर्किट पर अगर हम ये देख रहे हैं, या कोई हमारे पास एक लूप है और उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है समय के साथ, तो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यानी कि किसी जगह से फ्लक्स का पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी जगह पर फ्लक्स का होना इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज होना इंपॉर्टेंट है, चेंज, और समय के साथ चेंज होना इंपॉर्टेंट है। तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ EMF एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड लूप। अब किसी किसी के दिमाग में ये आता है जब इस तरीके की लाइन कई जगह पर पढ़ते हैं कि जो EMF है वो हमारा तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और अगर वो एक स्केलर क्वांटिटी है तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि यहां वो, जैसे हम वेक्टर की डायरेक्शन की बात करते हैं, किसी एक वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, उस चीज की बात नहीं हो रही यहां पर। वो करंट की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी की बात हो रही है। यानी कि अगर कोई एक लूप है ऐसे,
तो इस पे प्लस इधर बना है, माइनस इधर बना है, या फिर माइनस इस तरफ बना है, प्लस इस तरफ बना है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईएमएफ ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। तो अब एक्चुअल में ईएमएफ के पास डायरेक्शन नहीं है, पोलैरिटी है। तो इसको और जनरल तरीके से और ऐसे तरीके से कि ये जो माइनस साइन का एक्सप्लेनेशन है वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, वो ये होगा कि द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द सेंस ऑफ ईएमएफ, यानी कि किस तरीके से ईएमएफ, या द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द पोलैरिटी, सेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ, कि किस तरीके से जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हुआ है, जिससे कि हमें पता चलता है किसी क्लोज लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट की, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। और ये जो है ये लेंज लॉ से निकलकर आता है। जब हम किसी लूप में इंड्यूस्ड करंट को देखते हैं कि कैसा इंड्यूस हुआ है, जो ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये मतलब अब डायरेक्शन की बात है पोलैरिटी से यहां पर, ठीक है, यहां पर ईएमएफ के लिए तो कई जगह पर ऐसे लिखा रहता है टेक्स्ट बुक पर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, वो पोलैरिटी की बात हो रही है यहां पर, वो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हमने। तो इन केस ऑफ क्लोजली वाउंड कॉइल ऑफ कैपिटल एन टर्न्स, चेंज ऑफ फ्लक्स associated with each turn is same, therefore the expression for the total induced EMF is given by epsilon is equal to minus n d phi b by dt। यानी कि अगर एक लूप हो और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास और चेंज हो रहा हो समय के साथ इस रेट से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ये होता है। अब सोचिए जरा, इस जगह पर टाइटली बाउंडेड n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हर एक टर्न में इतना ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। तो अगर n टर्न्स होंगे तो n टाइम्स हो जाएगा क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ जाती है जो कि इससे भी जनरल फॉर्म है, यानी कि ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां पर ये बता रहा है माइनस साइन लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द सेंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ एंड हेंस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड लूप, एन है नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, और क्लोजली वाउंड कॉइल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। क्लोजली वाउंड का मतलब ये है कि इसी जगह पर बहुत ढेर सारे टर्न्स लगाए गए एक के ऊपर एक, ऐसा नहीं कि एक इधर रखा हुआ है, दूसरा इधर रखा हुआ है, तीसरा इधर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो डी फाई बाई डी टी जो है जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम ही हो, तो एक चीज को फिक्स रखना पड़ेगा हमें। तो बहुत ज्यादा अभी आपको नहीं जाना है इस चीज पर, बस इतना याद रखना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। Therefore the expression for the total induced EMF is given by this। जब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कैपिटल एन हो तब ये होगा। तो अगर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को देखें तो वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आइए देखते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ क्लोज्ड कॉइल। किसी एक क्लोज्ड कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है अगर उनको बढ़ा दिया जाए तो उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा, या फिर किस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दिया जाए तो ईएमएफ चेंज हो जाएगा। यानी कि अब अगर गौर से देखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है माइनस एन डी बाई डी टी, और फाई बी क्या था, बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके लिखूं तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, डी बी बाई डी टी ए कॉस थीटा प्लस बी इंटू डी ए बाई डी टी कॉस थीटा प्लस बी ए डी कॉस थीटा बाई डी टी। तो इसका डिफरेंशिएट होकर बेसिकली ये आ जाएगा यहां पर माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाई डी टी, कुछ ऐसा ये बन जाएगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं उसका क्या मीनिंग है वो समझिए। इस एक्सप्रेशन को याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर क्या कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसको ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है तो ईएमएफ को इंड्यूस करने के तरीके हो सकते हैं कई ढेर सारे। तो पहला तो यही है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है उनको अगर बदल दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो जो ईएमएफ है वो बढ़ जाएगा, या इसको घटा दिया जाए तो ईएमएफ घट जाएगा, यानी कि ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रहा है। अगली चीज ये है कि फाई बी जो है फ्लक्स, वो खुद तीन चीज पर डिपेंड करता है, बी ए और थीटा पर। यानी कि ये जो मैंने इसको ऐसे एक्सपेंड करके लिखा है वो ये बता रहा है कि अगर ए और थीटा कांस्टेंट है, किसी जगह पर अगर ए और थीटा कांस्टेंट है और बी समय के साथ चेंज हो रहा है, तो एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, इतना इतना ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, माइनस एन ए कॉस थीटा डीबी बाई डी टी। वहीं पर अगर ये जो हमारा पूरा सेटअप है उस पे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और जो एंगल है वो कांस्टेंट है, यानी कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट है, बट एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है समय के साथ। तो जब ऐसा होगा
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस एन बी डी ए बाई डी टी कॉस थीटा, यानी कि एन का अगर हर जगह अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस एन का, तो ये बन जाएगा माइनस एन, ये बन जाएगा माइनस एन, और ये बन जाएगा माइनस एन, इस तरीके से। यानी कि ईएमएफ किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, और इसी पर ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये माइनस वाला जो साइन है ये आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो ये एरिया की बात हो गई। और अगर थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होने पर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट केस है, इन्हीं को ही आप अलग अलग केस करके पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने का आप पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई एक कॉइल है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ रहे हैं तो ईएमएफ में कैसे फर्क पड़ेगा, वो पहला वाला केस हो जाता है। उसके बाद दूसरा ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो किसी रेट से, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। अगर एरिया चेंज हो रहा हो, तो एरिया चेंज होने वाले में मोशनल ईएमएफ का बात आ जाती है। मोशनल ईएमएफ वाला जो केस आपने पढ़ा है वो यही है कि एरिया उस पर चेंज हो रहा होता है। और फिर जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर में थीटा चेंज हो रहा होता है, यानी कि इसको ओमेगा टी ऐसे लिख देते हैं ना। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ओमेगा बचता है सिर्फ, और वो तो डिफरेंशिएट हो जाता है, यानी कि ये बन जाता है, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से ही पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। तो इस पे आपको जो ये एक्सप्रेशंस हैं अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना आपको जो समझना है वो ये समझना है कि ईएमएफ को हम अगर उसकी डिपेंडेंसी देखें तो एन को चेंज करने से ईएमएफ चेंज हो जाएगा, बी किस रेट से चेंज हो रहा है उससे ईएमएफ चेंज हो जाएगा, या फिर ए किस रेट से चेंज हो रहा है यानी कि एरिया, उससे ईएमएफ में फर्क पड़ेगा, या किस रेट से जो एंगल है वो चेंज हो रहा है उससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर यहां तक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें, जैसे चेंज इन फ्लक्स लेट अस सपोज, तो हम आर इंटू एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो बन जाता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ई बाई आर इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई आर डी टी, यानी कि डेल्टा आई बराबर माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर हो जाएगा माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। यहां पर क्या मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू आर इंटू एरिया अंडर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ये किस चीज के लिए कि जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स निकालना चाहें डी फाई को, तो रेजिस्टेंस इनटू एरिया अंडर जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ होता है, यानी कि आई और टी का मान लीजिए समय के साथ आई चेंज हो रहा है, तो एरिया अंडर द आई टी कर्व जो होगा वो निकाल लें और आर से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये नहीं, ये नहीं, ठीक है, इसकी बात नहीं हो रही, ये हो रहा है सीधे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी है, और इसको हम रिलेट कर रहे हैं करंट से, कि अगर हमें करंट निकालना हो, अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ना निकालना हो, डायरेक्ट करंट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, डेल्टा आई बराबर हो जाता है माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। और अगर आपको इंड्यूस्ड चार्ज निकालना हो, ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज निकालना हो, तो आप क्या करेंगे यहां पर कुछ इस तरीके से, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बराबर माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि सिंप्लीफाई होकर बन जाता है हमारा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डेल्टा फाई। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें कितना चेंज आया इनटू एन डिवाइडेड बाई आर बराबर होता है चेंज इन चार्ज, या चार्ज कितना इंड्यूस हुआ। फिर है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट व्हिच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस्ड इट। तो इसका एक कहावत कही गई है, गांव में एक कहावत कही जाती है, पता है क्या कहा जाता है, लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये आपने सुना होगा, ऐसी कोई कहावत आपने सुनी होगी, ठीक है, कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। यानी कि इसका मीनिंग यह है कि देखिए जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी कारण को ही खत्म करने में लगा रहता है। बात समझ पे आई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो पोलैरिटी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, जिसके कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ
प्रोड्यूस हुआ है। तो देखिए इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, वो ये है कि अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है और इसके पास अगर नॉर्थ पोल को पास लाया जाएगा, तो नॉर्थ पोल जब हम पास लाएंगे तो क्या हो रहा होगा इस लूप के पास, वो समझिए। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही होंगी। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी इस लूप से और ये लगातार पास आता जा रहा है, तो ये जो लूप है वो क्या फील कर रहा है, अब उसको देखिए। ये फील कर रहा है कि इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चेंज तो हो रहा है, चेंज तो है ही। यहां पर ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ रहा है। तो लेंज लॉ यही कहता है कि यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस तरीके का ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि पोलैरिटी उसकी ऐसी होगी कि वो एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करे कि जिस कारण से इस पे ये इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करे। तो ये कारण क्या था? कारण था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे था वो बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। इस नॉर्थ पोल के पास आने पर यहां पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो बढ़ रहा था। तो जो करंट होगा वो इस तरीके का प्रोड्यूस होगा कि वो इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को घटाने की कोशिश करे। और हमने ये पढ़ा है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंडिविजुअल मैग्नेटिक फ्लक्स का सम होता है। ये पढ़ा है। यानी कि जो यहां पर फ्लक्स मौजूद है इसकी वजह से अगर इसको हमें इफेक्टिव वैल्यू घटानी है इसकी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जो कि इसके फ्लक्स की वैल्यू को यहां पर घटाएगा। यानी कि ये जो करंट लूप होगा उस पे करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसकी डायरेक्शन इधर से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी क्योंकि वो बढ़ रही थी तो उसको घटाने की कोशिश करे। तो इस घटाने के लिए इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होना पड़ेगा। तो ये जो इंड्यूस्ड होगी, इंड्यूस्ड कैसी होगी? अब इसकी जस्ट अपोजिट, यानी कि यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल। जिस और नॉर्थ पोल जब बनेगा तब हम देखेंगे कि यहां पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको क्या बताया जाता है सिंपल सा कि अगर एक क्लोज्ड लूप के पास एक नॉर्थ पोल पास में आता है तो क्योंकि नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो इस नॉर्थ पोल का पास आना कॉज है इस ईएमएफ के इंड्यूस होने का। तो इसको रिपल्सन अगर प्रोवाइड करना है, क्योंकि अपोज करना है तो रिपल्सन प्रोवाइड करना है, तो यहां पर भी जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अपने आप को इधर ऐसा प्रोड्यूस करेगा कि नॉर्थ पोल बने। और ये जो नॉर्थ पोल यहां पर फॉर्म होगा, जैसे ही फॉर्म होगा वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करने लगेगा। और नॉर्थ पोल अगर हम यहां पर देख रहे हैं कि बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे बन जाती है कि जैसे नॉर्थ बनाया उसके थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रही है। बट उसके पीछे जो एक्चुअल में पूरा प्रोसेस हो रहा है वो फ्लक्स के घटने बढ़ने से लेकर है। तो देखिए इसी कारण से जब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा था तो यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऐसी ही थी, बट फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा था। तो फ्लक्स अगर डिक्रीज होगा तो यहां पर क्या करेगा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और बढ़ेगा कब? जब इसी डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड को वो इंड्यूस करे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इंड्यूस्ड वाली ऐसी है, यानी कि राइट हैंड थंब रूल का अगर हम यूज करते हैं तो हमें मिलेगी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और जिसको कुछ इस तरीके से और आसानी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि जब नॉर्थ पोल एक क्लोज्ड करंट लूप से दूर जाता है तो क्योंकि ये दूर जा रहा है तो इस कारण से यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसकी पोलैरिटी ऐसी होगी कि वो इस नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि ये दूर जा रहा है। तो खींचेगा कब? जब इस जगह पर साउथ पोल बनेगा। और साउथ पोल जब हमने बनाया तो उससे देखेंगे कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी हो जाएगी। ये एक तरीके से क्या कह सकते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक है कि अगर नॉर्थ बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, अगर साउथ बन रहा है तो क्लॉकवाइज होगी। क्लियर? तो यही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज है यहां पर पूरा। अब देखिए जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इतना ज्यादा समझाया, वो इसी वजह से समझाया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। इन द फिगर शोन बिलो करंट विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, ये देखिए क्या है कि ये एक लूप है और इस लूप के पास से एक चार्ज जो है वो पास हो रहा है। तो जो मूविंग चार्ज है विद कांस्टेंट वेलोसिटी वो प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को, ये पता होगा।
क्योंकि जैसे करंट की अगर बात की जाए तो करंट क्या है, पॉजिटिव चार्जेस का जो मूवमेंट है उसी को तो करंट कहा गया। और एक्चुअल में जब मेटल्स वगैरह में हम करंट को देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से होता है, जो कि जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से जा रहा है इस तरफ, तो हम क्या करेंगे कि करंट को मान लेंगे कि जो उसकी डायरेक्शन है वो है इस तरफ। अब सोचिए जरा कि अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इस लूप के पास आ रहा होगा इस डायरेक्शन पर, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी इस डायरेक्शन पर, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को इधर बताया गया, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। और करंट बढ़ेगा जब ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा इसके, या ये कह लीजिए कि यहां पर जो होगा, इस लूप से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। अब सोचिए जरा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसे बनेंगी। मैं कैसे बताऊं इसको, करंट की डायरेक्शन ऐसी, तो आप क्या करें, जो राइट हैंड है आपका, राइट हैंड थंब रूल, उसका इस्तेमाल करें। करंट की डायरेक्शन पर अपने थंब को प्लेस करें, तो करंट की डायरेक्शन पर अगर आप थंब को प्लेस करेंगे तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो इस तरीके से बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फॉर्म हो रही है। ठीक है, ऐसे फॉर्म हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब सोचिए जरा कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इस डायरेक्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास आने पर करंट की डायरेक्शन तो ऐसी है, जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। ठीक है, इस जगह पर गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, और इस डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जब बढ़ेगी तो इस पे इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा कि इस बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करे। तो वो घटाएगा कैसे, जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो यहां पर क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा फिलहाल वो हो जाएगा, मतलब उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन पर होनी चाहिए। ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि वो घटाने की कोशिश करेगा। तो अगर ऊपर की तरफ है तो जो इंड्यूस्ड यहां पर करंट की डायरेक्शन होगी वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ये तो बात तब तक थी जब तक इलेक्ट्रॉन पास आ रहा था। बट अब सोचिए, यही अब दूर जाने लगेगा, यही एक पॉइंट तक क्या आएगा, पास तक तो आएगा, उसके बाद ये क्या होने लगेगा, दूर जाने लगेगा। तो जैसे ही दूर जाने लगेगा तो ये जो ग्रीन वाले मार्क्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वैसी ही रहेगी। बट होगा क्या, सोचिए जरा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे पास होने वाला उसकी वैल्यू घटने लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन पर है, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन पर ही रहेगी, बट जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली घटने लगेगी, जिसके कारण से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो घटने लगेगा। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे, बढ़ेगा किस तरीके से, कि जब क्या करे, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन पर है उसी डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो, तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो ये कब पॉसिबल है, ये कब तब पॉसिबल है जब करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसी हो, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले आएगा एंटी क्लॉकवाइज और फिर आएगा क्लॉकवाइज। तो जब इलेक्ट्रॉन पास आ रहा होगा इसके, तो करंट की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये जब दूर जा रहा होगा तो होगा क्लॉकवाइज। क्यों होगा उसके पीछे फिर से समझिए। ठीक है, और जितने भी लेंस लॉ के क्वेश्चन आते हैं उसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट लगता है, और इसको अगर आप एक बार लगाना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होगा। आपको ये याद रखना है, फ्लक्स घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर सिचुएशन में किसी लूप से पास होने वाला फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इट डजंट मैटर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैटर ही नहीं करती है। जैसे कि आप अभी देखें, दोनों ही केस में, जैसे ग्रीन वाले को देखें, दोनों ही केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही थी, जो हो रहा था वो वैसा ही था। बट जब फ्लक्स एक बार, जो पहली सिचुएशन थी उस पर फ्लक्स बढ़ने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ था,
तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको घटाने की कोशिश कर रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन पर वो इंड्यूस हुआ था। यानी कि पहली वाली सिचुएशन ऐसी थी, मतलब पहली वाली सिचुएशन अगर मैं बनाऊं तो पहली वाली सिचुएशन ऐसी थी कि ये लूप था अगर हमारे पास, और जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इधर थी, बढ़ रही थी। तो इसको घटाने के लिए उसने क्या किया, जो इंड्यूस किया वो इसके अपोजिट में इंड्यूस किया, जिसके कारण से हम ये देखेंगे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, मतलब पोलैरिटी जो होगी, जो करंट बनेगा वो ऐसा बनेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जब पास आ रहा था ये, और जब दूर जा रहा था तो बढ़ाने की कोशिश करेगा वो, तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर, समझ गए? ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज। और साथ में हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए करंट को यूज करें, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है उसको ही यूज करें। बस इतना आपको याद रखना है। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप इससे लगाते हैं तो बहुत जल्दी से लगा लेंगे और हमेशा सही लगाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है पूरा लेंज लॉ का या इंड्यूस्ड ईएमएफ का, पोलैरिटी जो हमें फाइंड करनी होती है। एडी करेंट्स, तो व्हेन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, induced current are produced in them. These currents are called eddy currents. जैसे कि एक कॉपर प्लेट is allowed to swing like a simple pendulum between the poles piece of a strong magnet. It is found that the motion is damped and in a little while the plate comes to a halt in the magnetic field. तो वो क्यों होता है? यानी कि अगर एक सिंपल पेंडुलम की तरह हम इसको रोटेट करने, मतलब सॉरी, स्विंग करने की कोशिश करें और एक मैग्नेटिक फील्ड से उसको स्विंग करा रहे हैं हम, तो क्या देखने को मिलेगा कि ये जो हमारी कॉपर प्लेट है वो रुक जाएगी बहुत जल्दी, क्योंकि उस पर डैम्पिंग होगा, उसके मोशन की वजह से उस पर डैम्पिंग आएगी। क्यों? क्योंकि उस पर जनरेट होते हैं एडी करंट। और गौर से देखिए यहां पर एडी करंट की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है दोनों केस में। इसमें ये क्लॉकवाइज बन रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। क्यों बन रहा है फिर से देखिए, अगर इन मैग्नेट्स को देखा जाए तो इनकी इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसी हैं, ठीक है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब ये वाला हमारा कॉपर प्लेट एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। यानी कि इसको अगर हम लोग देखें तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, इस डायरेक्शन पर बढ़ रही हैं। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा होगा? वो घटाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जब वो घटाने की कोशिश करेगा तो देखिए, अब ब्लू रिप्रेजेंट करता है कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करें, थंब को आप करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे पुट करें, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन, जो कि यहां पर हमारी एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आ जाएगी। इट्स सो सिंपल। अब वही सिचुएशन देखिए इस जगह पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो है वो उनकी डायरेक्शन वही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, बट यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो घट रहा है। जब ये बाहर निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो वैल्यू जो है यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स की घट रही है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट रहा है तो इसको बढ़ाना होगा, इसको तो बढ़ाने के लिए वो इसी डायरेक्शन पर ही क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। और इसी डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड को अगर इंड्यूस करेगा तो इसके लिए जो करंट की डायरेक्शन होगी वही यहां पर ऐसे बनी हुई थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। तो इस प्लेट में इसके सरफेस पे सर्कुलेटिंग करंट लूप्स फॉर्म होते हैं, उन्हीं उन्हीं को हम एडी करंट्स बोलते हैं। तो magnetic flux associated with the plate keeps on changing as the plate move in and out of the region between magnetic poles. Eddy currents are minimized by laminating the metal core of transformer. जैसे कि अगर हम ट्रांसफार्मर पर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर वर्क ही करता है हमारा पूरा म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही ट्रांसफार्मर के मेटल कोर में एक हाई फ्रिक्वेंसी अगर हम लगाते हैं एसी वोल्टेज, उसकी वजह से वहां पर एडी करंट्स फॉर्म होने लगते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, एक लैमिनेटिंग आयरन कोर का यूज किया जाता है, ताकि उसके सरफेस पर जो करंट है वो ना फॉर्म हो। या जैसे कि ये प्लेट्स हैं, अगर इन पे हमें एडी करंट्स की वैल्यू को घटाना है तो क्या करेंगे कि इनमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से इनको ऐसे कट कर दें। अगर क्या कर दें, ऐसे कट कर दें, तो अगर इनको ऐसे कट कर दिया जाएगा तो ऐसा कट करने से क्या होगा कि मेटल स्ट्रिप्स जो है वो पतली पतली हो जाएंगी, और ऐसा पतली पतली होने की वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट लूप है उनकी वैल्यू भी कम होगी, जिसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसको स्लॉट कटिंग कहते हैं। एडी, तो ये वो है क्या कहते हैं, एडी करंट कहां पर आता है, उसको रिड्यूस कैसे करना है।
तो अगर मेटल प्लेट्स की हम बात की जाए तो दो प्रोसेस है, या तो उस पर स्लॉट कटिंग की जाए, या तो जो जैसे आयरन कोर का, सॉरी ट्रांसफार्मर का आयरन जो कोर होता है उसको लैमिनेट कर दिया जाता है। एडी करंट्स आर यूज्ड टू एडवांटेज इन सर्टेन एप्लीकेशंस, लाइक कहीं कहीं पर एडी करंट्स एज अ एप्लीकेशन भी यूज किए जाते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस एक ऐसी फर्नेस होती है जहां पर कि एक मेटल लिया जाता है और उसमें हाई फ्रिक्वेंसी एसी अप्लाई की जाती है, उसमें टच नहीं किया जाता किसी चीज को। इसके चारों तरफ एक हाई फ्रिक्वेंसी एसी लगाई जाती है एक कॉइल पे, जिसके कारण से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है बहुत तेजी से, जो कि यहाँ पर एडी करंट्स को जन्म देती है, जो इस अंदर रखे हुए मेटल प्लेट्स को बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं बहुत जल्दी। तो इंडक्शन फर्नेस कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर्स एंड कैन बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर अलॉयज बाय मेल्टिंग द कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। फिर है इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स पर भी एडी करंट्स का एप्लीकेशन है। एक जो पुराने एनालॉग मीटर आते थे, अब तो डिजिटल मीटर आने लगे, पहले जो एनालॉग मीटर आते थे उसमें क्या होता था कि एडी करंट्स का यूज होता था एक मेटल डिस्क को रोटेट करने के लिए, और उसके रोटेशन को ट्रैक किया जाता था कि कितने उसने राउंड्स लगाए हैं पर मिनट, उसके अकॉर्डिंग जो मीटर था वो काम करता था। इसके रोटेशंस जो थे वो मीटर्स इस तरीके से नंबर्स ऐसे लिखे रहते थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से मीटर पे नंबर बने रहते थे, वो काम आते थे, ठीक है। तो एडी करंट्स आर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, और ये याद रखिएगा कि एडी करंट्स इलेक्ट्रिक हीटर पर यूज नहीं होता है। इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं वो सिंपल हमारे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर वर्क करते हैं कि अगर किसी कंडक्टर से जिसपे कि मान लो रेजिस्टेंस है, या कोई रजिस्टर है जिसपे कि रेजिस्टेंस है, अगर उस पर करंट पास होगा तो उस पर हीट प्रोड्यूस होगी। सिंपल जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक हीटर पर। इंडक्टेंस, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है कि phi b इज प्रोपोर्शनल टू b इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर करंट चेंज हो रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, या इसके वाइस वर्सा, कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहीं से चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा। तो फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि phi b इज प्रोपोर्शनल टू I। तो व्हेन द फ्लक्स phi b थ्रू अ कॉइल चेंजेस, ईच टर्न कंट्रीब्यूट्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, देयरफॉर अ टर्म कॉल्ड फ्लक्स लिंकेज। तो ये जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया, ये n phi b इज प्रोपोर्शनल टू b इज प्रोपोर्शनल टू I, इसमें n phi b भी जो है वो फ्लक्स लिंकेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने phi b प्रोपोर्शनल टू b प्रोपोर्शनल टू I लिखा था, यानी कि फ्लक्स की बात थी, एक सिंगल टर्न से जितना फ्लक्स पास हो रहा था उसकी बात थी। बट एक टर्न से ज्यादा टर्न हो सकते हैं कॉइल पे, तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं कि एक कॉइल है जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n है, और इससे यहां पर जो फ्लक्स पास हो रहा है वो phi b है, तो जो टोटल फ्लक्स उससे पास हो रहा है वो है n phi b। phi b तो है, फ्लक्स phi b तो है वहां पर उस एरिया से, बट क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स n है तो इफेक्टिव जो वहां पर फ्लक्स लिंक्ड है उससे वो है n phi b, जिसको कि फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, यानी कि n phi b इज प्रोपोर्शनल टू I। द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इंडक्टेंस। अब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटेगी तो एक हमारे पास आ जाता है n phi b इज इक्वल टू Li, जिसको कि हम लोग इंडक्टेंस बोलते हैं। तो यहां पर इस रिलेशन में जो L है वो कांस्टेंट है, तो अगर L कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल एंड इंट्रिंसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज। जो इंडक्टेंस है वो कॉइल की बनावट पर, यानी कि ज्योमेट्री पर, और उसके जो मटेरियल्स वगैरह हैं जो उनके अंदर यूज किए जाते हैं उस पर डिपेंड करती है, यानी कि म्यू आर की बात हो रही है कि किस तरीके के मीडियम को यूज किया जा रहा है। अब बात आती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक कॉइल थी, हम उसी पर ही बात कर रहे थे कि अगर उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक n नंबर ऑफ टर्न्स वाली कॉइल है और इस पर करंट हमने लगाया I, और I जो है वो चेंज हो रहा है समय के साथ, तो जो सिर्फ इस करंट के यहाँ पर चेंज होने की वजह से, क्योंकि देखो ये कॉइल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और करंट क्योंकि चेंज हो रहा है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी। अब यहां से हम एक नए नजरिए से अगर देखें कि ये जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रही है, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि एक n नंबर ऑफ टर्न वाली कॉइल से जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स के चेंज होने पर इस पे वापस एक करंट इंड्यूस होता है जो कि अप्लाइड करंट के जस्ट अपोजिट होता है, एक इंड्यूस्ड करंट और एक अप्लाइड करंट। तो रिलेशन ऐसा बन जाता है
कि अप्लाइड करंट की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो कि खुद एक इंड्यूस्ड करंट को जन्म देगा, जो कि अप्लाइड करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। तो ये तो बात थी सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल पर। अगर यही कैसे हो, दो कॉइल्स रखी हो, यानी कि एक कॉइल पर हम करंट को चेंज करें, जिसके कारण से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो, इस कॉइल की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है। अब क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो इसके बगल में रखी हुई जो दूसरी कॉइल है, उससे पास होने वाला फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है बी, ए और थीटा पर। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है समय के साथ इस कॉइल पर, तो फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने पर इस पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। इट्स सो सिंपल। तो यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास कैसे हैं, दो सोलेनॉइड है, और दो सोलेनॉइड में से जो दोनों सोलेनॉइड है उनको हमने कैसे पुट किया है, कोएक्सियली। कोएक्सियली क्या होते हैं? एक ही एक्सिस पे दोनों को पुट किया गया। यहां पर एक अंदर जो सोलेनॉइड है वो है S1, बाहर वाली सोलेनॉइड है S2। तो व्हेन अ करंट I2 is set up through S2, it in turn set up a magnetic flux through S1। इस पे जो आपको याद रखना है, सिंपल मैं वो बता देता हूं। बहुत ज्यादा जैसे मैंने कहा था डेरिवेशन वगैरह वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे, जो सिचुएशन है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले कन्फिग्रेशन कि आखिर ये जो चीज है वो है क्या। तो दो सोलेनॉइड है, एक S2 और एक S1। नाम दे दिया गया है, छोटी वाली को, अंदर वाली को S1 और बाहर वाली को S2। तो जो S2 है या जो 2 है, जो भी जहां पर ये नोटेशन सबस्क्रिप्ट में हमारा 2 आ रहा है, वो सेकंड वाली सोलेनॉइड की चीजों को बता रहा है। R2 यानी कि रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेकंड सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का नाम है S2। नंबर ऑफ टर्न्स होंगे N2, और जो लेंथ है वो है L। वहीं पर जो सोलेनॉइड अंदर मौजूद है, उस सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो है R1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और लेंथ है L। तो जब इस तरीके से दो कॉइल्स होते हैं तो क्या होता है उसको समझिए। जैसे अभी हम लोग पढ़ कर आए थे कि जो इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, और क्या मटेरियल है मीडियम का उस पर डिपेंड करता है। तो यहां पर ज्योमेट्री से मतलब यह है कि देखो, एक अंदर सोलेनॉइड है, एक बाहर सोलेनॉइड है, और इनको एक फिक्स्ड शेप एंड साइज पर पुट किया गया है, जिसके कारण से हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा सेटअप है वो एक ऐसा चीज को बनाएगा जिसपे हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस शो करेंगे। किसको शो करेंगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि अगर एक कॉइल, एक सोलेनॉइड पर हम करंट की वैल्यू को चेंज करें, तो दूसरी कॉइल पर हमें करंट इंड्यूस्ड मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम दूसरी वाली कॉइल पर करंट अप्लाई करेंगे, तो पहली वाली सोलेनॉइड पर हमें इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट मिल जाएगा। तो एक में हम अप्लाई कर रहे हैं करंट, और दूसरे कॉइल पर हमें मिल जा रहा है। इनके बीच में कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनमें कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है दोनों सोलेनॉइड पर। बस S2 के अंदर को एक्चुअली सेकंड जो मतलब S1 वाली कॉइल है वो रखी हुई है, बस इतना ही है। तो इनके बीच में एक हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और उस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, चाहे हम M12 निकालें चाहे हम M21 निकालें। तो N1 बराबर होता है M12 I2। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यानी कि देखिए सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, करंट को इंड्यूस हो रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं। तो फ्लक्स लिंकेज कितना होगा पहली वाली कॉइल से, वो होता है N1 के बराबर, जब हम N1 बराबर M12 कर देते हैं। M12 रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल फर्स्ट व्हेन करंट इज फ्लोन इन द सोलेनॉइड सेकंड। तो M12 is called the mutual inductance of solenoid S1 with respect to solenoid S2. It is also referred to as the coefficient of mutual inductance. इसी को हम coefficient of mutual inductance भी बोलते हैं। तो अगर हमें इस पे एक फॉर्मूला निकालना हो, तो N1 हमारा बन जाता है कुछ इतना। इस फॉर्मूले को समझिए क्या कह रहा है ये। N1 बराबर म्यू नॉट N1 N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड फर्स्ट पर यूनिट लेंथ, और N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड सेकंड पर यूनिट लेंथ।
यानी कि N1 और N2 जो स्मॉल N1 है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और N2 जो है वो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनॉइड सेकंड पर यूनिट लेंथ। N1 N2 इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर जो R1 है वो अंदर वाली सोलेनॉइड का रेडियस है, L जो है वो लेंथ है दोनों सोलेनॉइड की जो कि सेम है, और I2 है सेकंड वाले सोलेनॉइड पर लगाया गया करंट यानी कि अप्लाइड करंट। तो जिसको कि हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, जो कि होता है M12 बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, और ये एकदम बराबर निकल कर आता है M21 के। यानी कि इस पूरी प्रोसेस को हम दूसरे नजरिए से देखें कि अंदर वाली सोलेनॉइड पर हम करंट अप्लाई करें और बाहर वाली पर कितना इंड्यूस हो रहा है उसको देखें, तो उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है M21। जो इक्वेशन है ये वाली उसके करस्पॉन्डिंग बन जाती है N2 phi2 बराबर M21 I1, ये बन जाती है। देखा ये गया है कि M12 और M21 की वैल्यू जो होती है वो बराबर ही होती है M के बराबर, यानी कि एक पेयर ऑफ सोलेनॉइड के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल शेप एंड साइज पर होता है और वो दोनों का सेम ही है। ठीक है, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए सारी चीजें इस तरीके से रहती हैं कि अपने आप को अरेंज करके सेम फॉर्मूला आपको मिलता है, चाहे आप M12 निकालें चाहे M21 निकालें। यानी कि इसी का एक जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, जो कि इतना ही मतलब आता है, इसको और कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना लिख देना है, ये M के बराबर है। यानी कि दो सोलेनॉइड अगर कुछ इस तरीके से दी हुई है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। और अगर मान लीजिए कि यहां पर एक मीडियम मौजूद हो म्यू आर मीडियम, अभी तो सब एयर है, उस एयर की जगह पर म्यू आर मीडियम हो। म्यू आर का क्या मीनिंग है? एक ऐसा मीडियम जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर है। जैसे कि कोई एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता था, वैसे यहां पर एक मैग्नेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको म्यू आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो एम बराबर हो जाएगा म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है पूरे में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक दो सोलेनॉइड के लिए ये होता है। ठीक है, ये सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो वेरिंग करंट इन अ कॉइल कैन इंड्यूस ईएमएफ इन अ नेबरिंग कॉइल, यही है म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम लोग निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई टू बाई डी टी, जहां पर जो एम है वो वही म्यू आर म्यू नॉट, ठीक है, फिर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, पूरा जो था वो यही फॉर्मूला है। The magnitude of induced EMF depends upon the rate of change of current and mutual inductance of the two coils. Mutual inductance M between two concentric circular loop radii R1 अगर R2 है, तो देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है? कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप की बात हो रही है, यानी कि एक लूप ऐसा रखा हुआ है और दूसरा लूप ऐसे रखा हुआ है अगर, तो एक का रेडियस R1 है, दूसरा का रेडियस R2 है, और R1 का जो है वो वैल्यू बड़ी है, यानी कि एक सर्कल ऐसे बना हुआ है और दूसरा सर्कल ऐसे बना हुआ है। R2 ये वैल्यू है और R1 ये वाली वैल्यू। तो जब इस तरीके से दो सर्कुलर लूप हैं अगर हमारे पास, तो ये देखा गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है M बिटवीन दीज टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप्स वो प्रोपोर्शनल होता है R2 स्क्वायर बाई R1 के। ठीक है, ये रिलेशन है, ये याद रखिएगा। तो वो जो अभी हम लोग फॉर्मूला देख कर आए म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो किसका था? सोलेनॉइड के लिए, अ पेयर ऑफ सोलेनॉइड के लिए। और ये जो डिपेंडेंसी है वो टू कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप के लिए। फिर ये देखिए फॉर्मूला निकल कर आ गया वर्क डन का हाफ एल आई स्क्वायर, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक कॉइल है या सोलेनॉइड है, उसका हमें, चाहे वो कॉइल हो चाहे वो सोलेनॉइड हो, अगर उसका सेल्फ इंडक्टेंस है उसके पास एल, तो उस पे अगर हम करंट आई अप्लाई करते हैं तो म्यूचुअल जो वर्क डन निकल कर आएगा वो हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। तो देखिए ध्यान दीजिए, डीपीपी और पीवाईक्यूज इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? सभी लोग ध्यान दीजिए, जो डीपीपी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और डीपीपी पीवाईक्यू की, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसने भी अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, जो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं डीपीपी और पीवाईक्यू को, वो अपने साथी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर करें।
ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी रजिस्टर करने के लिए आपके पास एक लिंक भी आ जाएगी, अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं उस लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? जैसे म्यूचुअल इंडक्शन होता है उस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस था जिसको कि मैंने सबसे पहले बता दिया था कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल आइसोलेटेड कॉइल, यानी कि एक कॉइल भी अगर हमारे पास रखी है, एक सोलेनॉइड बोलिए चाहे एक कॉइल रखी है, उसी में हम करंट अप्लाई कर रहे हैं और उसी में ही करंट इंड्यूस भी हो रहा है, अप्लाइड करंट और इंड्यूस करंट। तो जिसपे हम करंट अप्लाई कर रहे हैं उसी में ही करंट इंड्यूस हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जो उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है इस फेनोमेना के लिए, वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। उस पे फ्लक्स लिंकेज हमारा N5B बराबर Li के बराबर हो जाता है, जैसे N1 बराबर M12I2 कर रहे थे, या N2 बराबर M21I1 कर रहे थे। यहां पर क्योंकि एक ही कॉइल है तो L ही रहता है सिर्फ। Where constant of proportionality L is called self inductance of the coil, it is also called the coefficient of self induction of the coil. When the current is varied, the flux linked with the coil also changes and an EMF is induced in the coil. From Faraday's law of induced EMF जो हमें मिलेगा यहाँ पर, वो हो जाएगा EMF induced is equal to minus LDI by dt। क्यों है ऐसा? देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में N d∅b/dt आपने पढ़ा था, और मैंने कहा था कहीं पर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात आ रही है यही फॉर्मूला लगेगा, इसी से ही सब कुछ निकल कर आता है। तो अगर हम चाहते हैं तो N देखो क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको अंदर ले जा सकते हैं डेरिवेटिव में, तो ये बन जाएगा N∅b, और N∅b हमने देख लिया है वो है Li के बराबर। तो जब इसको पुट करेंगे, L फिर से कांस्टेंट है तो L आ जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा di/dt, ये फॉर्मूला। Thus, the self-induced EMF always opposes any change of the current in the coil. चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों को ही वो हमेशा अपोज करता है। The total flux linked with the solenoid is N∅b बराबर NL म्यू नॉट NI A, यानी कि यही, अगर आपको M याद है, म्यू नॉट, इसको और जनरल म्यू आर के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, N1 N2, और फिर यहां पर आ जाता है पाई आर स्क्वायर, यहां पर L आ जाता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इससे निकाल सकते हैं L के लिए। L क्या हो जाएगा? म्यू आर म्यू नॉट N, क्योंकि देखो दो कॉइल है ही नहीं या दो सोलेनॉइड है नहीं, एक ही है, तो N आ जाएगा यहां पर। फिर यहां पर भी N आ जाएगा, यानी कि N इंटू N स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिख सकते हैं और L से मल्टीप्लाइड, तो वही फॉर्मूला बन रहा है यहां पर, आने वाला है वो। तो L बराबर हमारा निकल कर आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर AL। सेल्फ इंडक्टेंस जो है कॉइल का, वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री एंड ऑन द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। द सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड द बैक ईएमएफ, एंड एज इट अपोजेस एनी चेंज इन द करंट इन अ सर्किट। जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम लोग बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि जिस कॉइल पे ये प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड करंट को अपोज करता है। तो फिजिकली द सेल्फ इंडक्टेंस प्लेज द रोल ऑफ इनर्शिया, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। वर्क डन जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा हाफ Li स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो बन जाएगा हाफ Li स्क्वायर। अब आया हमारे पास एसी जनरेटर। तो जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि हम थीटा को भी चेंज कर दें, थीटा को अगर चेंज करते हैं बाकी सारे पैरामीटर्स को सेम रखकर, तो भी ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है, वही है ये वाला केस। तो one method to induce an EMF or current in a loop is through a change in the loop's orientation or a change in its effective area. As the coil rotates in magnetic field, B the effective area of the loop, यानी कि A cos थीटा, इसको इफेक्टिव एरिया नाम दे दिया। इफेक्टिव एरिया इस वजह से क्योंकि एरिया तो फिक्स्ड है, थीटा चेंज हो रहा है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू चेंज हो रही है। तो this method of producing a flux change in the principle of operation of simple AC generator, and AC generator converts mechanical energy into electrical energy. When the coil is rotated with a constant angular speed omega, the angle theta between the magnetic field vector B and the area vector A of the coil at any instant t is theta बराबर ओमेगा टी। तो phi b हमारा हो जाता है, देखिए बी ए cos थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी पुट कर रहे हैं, phi b बराबर हो गया बी ए cos ओमेगा टी।
ओमेगा यहां पर क्या है, एंगुलर स्पीड। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ द रोटेटिंग कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी बाई डी टी। जब इस पे इसको पुट करेंगे तो देखिए एन बी ए हमने सब यहां पर कांस्टेंट लिया है, ये आ जाएगा बाहर, ये डिफरेंशिएट होगा तो माइनस साइन ओमेगा टी बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा और आ जाएगा, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो जाएगा एन बी ए और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ये ओमेगा आ गया। और क्योंकि कॉस ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक है बस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू हो गया एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इससे देखिए 2022 पर क्वेश्चन पूछा गया, कुछ इस तरीके से होता है, एरिया इसका फिक्स होता है, बस ये रोटेट कर रहा होता है अबाउट द एक्सिस, इसकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो ओमेगा होती है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम जब ये साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 2 पॉइंट्स पर एक्सट्रीम होती है, या तो प्लस में 1 या तो माइनस में 1, बाकी इसके बीच में सारी वैल्यूज ऑसिलेट करती हैं। यानी कि अगर हम ग्राफ को देखें, साइन के ग्राफ को, तो वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि इस तरफ मैक्सिमम और इस तरफ मैक्सिमम, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस 1 हो सकता है मैक्सिमम, जिससे कि हमें एनबीए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ मिला। दो उसके पोलैरिटी हो सकती हैं जो कि चेंज होती रहती है समय के साथ। तो इस पूरे को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि समय के साथ वो चेंज हो रहा है, और ये हो गया हमारा जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली एंड देयरफॉर द करंट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ओमेगा जो है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी से एसोसिएट कर सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इनटू साइन 2 पाई न्यू टी। न्यू जहां पर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द जनरेटर स्क्वायर, यानी कि जैसे बोलते हैं कि इंडिया में 50 हर्ट्ज है, अमेरिका वगैरह में 60 हर्ट्ज है, उसका मीनिंग यही है कि एक सेकंड में वो 60 बार रोटेशन कर रहा है, या अगर 50 हर्ट्ज है तो वो एक सेकंड में 50 बार रोटेशन कर रहा है, और उसी से ही फिर हम लोग एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है हमारी ओमेगा या एंगुलर स्पीड जो है उसको डिफाइन करते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज और यूएसए वगैरह में 60 हर्ट्ज होती है। When a conducting rod is allowed to fall freely in Earth's magnetic field in such a way that its length lies along east to west direction, then induced EMF continuously increases with respect to time and induced current flows from west to east. ये कंडीशन है कि अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड को फ्रीली फॉल कराएं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरीके से कि उसकी जो लेंथ हो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन पर हो, तो उस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है समय के साथ, और उसकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। If we drop a piece of metal and a piece of non-metal from the same height near the surface of the earth, the non-metallic piece will reach the ground first because there will be no induced current in it. ठीक है, तो पहले वाले से हमें ये पता चला कि ईएमएफ इंड्यूस होता है जो कि कहीं ना कहीं अपोज करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो उस चेंज को अपोज करेगा। तो चेंज था कि फॉल होने का, तो यानी कि फॉल को अपोज करेगा। यही है कि अगर हम एक मेटल और एक नॉन मेटल को सेम हाइट से एक अर्थ के सरफेस के पास ड्रॉप कराते हैं, तो नॉन मेटेलिक पीस जो होगा वो जल्दी आ जाएगा एज कंपेयर टू मेटल, क्योंकि मेटल में ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि मतलब कि जिस कारण से वो इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। तो फॉल होने की वजह से हो रहा था तो उसको फॉल को ही अपोज करेगा, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू घट जाएगी। If an aeroplane is landing down or taking off with its wing in the east-west direction, then EMF will be induced across its wings. If an aeroplane is landing down or taking off with its wing in north-south direction, then no EMF will be induced. ये पॉइंट याद रखिएगा। तो EMF इंड्यूस तभी होता है जब फ्लक्स चेंज हो। तो किसी भी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि फ्लक्स चेंज हो रहा है या नहीं। फ्लक्स का चेंज होना इंपॉर्टेंट है, और फ्लक्स कई तरीके से चेंज किया जा सकता है।
जो एक सोलेनॉइड के सेंटर पर इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू, फिर से देखिए मैं बोल देता हूं कि जो जैसे एक सोलेनॉइड है उसके एंड पर अगर हम इंडक्टेंस की वैल्यू देखें और उसके सेंटर पर इंडक्टेंस की वैल्यू को देखें तो ये रिलेशन मिलता है कि एल जो एंड पर होगा वो बराबर होगा हाफ टाइम्स एल सेंटर। ये इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो इफ करंट वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड in a inductor due to rate of current change through it is given by E is equal to minus LDI by dt. If instantaneous induced EMF produced in a coil is E बराबर E naught sin omega t बराबर NBA omega sin omega t, then when omega t is equal to 0 या फिर पाई, जो कॉयल होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन पर होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा। ये याद रखिएगा, पूरे जनरेटर के वर्किंग पर है ये बेस्ड। सेकेंड है कि जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो कॉइल हॉरिजेंटल होगी और जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन पर मैक्सिमम। वहीं पर अगर ओमेगा टी जो है वो 3 पाई बाय 2 होगा तो कॉइल हॉरिजेंटल और ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन पर मैक्सिमम। अगर मान लीजिए दो कॉइल है हमारे पास, उनको कनेक्ट कर दिया जाए सीरीज पर जिसपे कि सेम डायरेक्शन पर करंट फ्लो हो रहा हो, तो इक्विवेलेंट इंडक्शन अगर हमें निकालना है तो हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं कि एक कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, दूसरे का L2 है और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में M है। तो जो टोटल वहां पर एक तरीके से कहा जाए इंडक्शन सेल्फ इंडक्टेंस आएगा वो हो जाएगा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस 2M। If the direction of currents in the two coil is in opposite direction, then L बराबर L1 प्लस L2 माइनस 2M। यानी कि एक कॉइल अगर ऐसी रखी है और दूसरी ऐसी रखी है, बट इनमें यहां पर जो करंट की फ्लो की डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो तो ये होगा, अगर सेम डायरेक्शन पर करंट होगी तो ये होगा। If two solenoids have different area of cross section, then M is equal to K under root L1 L2. Here K is coefficient of coupling between two coils. If two coils are connected in parallel combination, then जो इफेक्टिव उसका हमारा इंडक्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/L बराबर 1/L1 प्लस M प्लस 1/L2 प्लस M। ये पहले वाले जैसा केस था, उस पे क्या था, बाकी सारी चीजें सेम ही, बस यहाँ पर सीरीज पे कनेक्ट किया गया था, यहाँ पर उनको पैरेलल पे कंबाइन किया गया। तो L बराबर निकल कर आ जाएगा L1 L2 प्लस M स्क्वायर प्लस M L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये एक जनरल फॉर्मूला है दो कॉइल्स को जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं, और ये हमारे पास एक कह सकते हैं कि जनरल फॉर्मूला निकल कर आ गया दो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। जब M उनके बीच में ना हो तो M की वैल्यू 0 हो जाएगी, जैसे कि यहां पर कि अगर M की वैल्यू 0 है तो L बराबर हो जाएगा L1 L2 बाई L1 प्लस L2। ये पैरेलल के लिए कि दो कॉइल्स जिनका की जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो L1 और L2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू concentric coils having radii Rp and Rs and respective numbers of turns Np and Ns is M is equal to pi mu naught Np Ns Rs square divided by 2 Rp। तो याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था कि दो कॉइल्स थी हमारे पास, एक ऐसी और एक छोटी वाली। इसका जो रेडियस था वो R2 था और बाहर वाली का था R1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारा था यहां पर इस पे एक R2 स्क्वायर बाई R1, ठीक है। इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, मैं एकदम से कंफ्यूज हो गया कि R1 बाई R2 था या R2 बाई R1। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बट ऐसा रिलेशन होता है, ठीक है। पाई आर यहाँ पे R1 होगा वैसे, ठीक है। ये होगा, ये होगा, ठीक है। R1 बड़े वाले का है और जो है वो ये सेकंड वाला वो छोटे वाले का है। क्लियर? ये रिलेशन निकल कर आता है क्योंकि ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिलेशन आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया पीछे जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके, सबसे पहले सॉल्व करेंगे डीपीपी और उसके बाद फिर पीवाईक्यू। एम का मतलब है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दो कॉइल अगर हमारे पास हैं, एक कॉइल ऐसी है दूसरी कॉइल ऐसी है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, और इनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है।
तो जो इफेक्टिव हमारा अगर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाए और इन पे करंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन पर हो, तो इफेक्टिव जो होता है हमारा वो होता है L1 प्लस L2 प्लस 2 M। और यही अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ये L बराबर हो जाता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। और इन्हीं को अगर हम लोग जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब कि किसी सीरीज पर जैसे मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड ऐसे इसको लगा दिया गया और दूसरे सोलेनॉइड ऐसे लगा दी गई, यहाँ पर L1 है, ये L2 है, और उनके बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो M है, तो फिर वो जो फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया था बड़ा सा, वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अभी हम इस पे जो है वो डीपीपी और जो पीवाईक्यूज है उनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सभी ने ओपन किया इसको? क्या आपने ओपन किया डीपीपी? बताइए क्या होगा इसका आंसर। एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। तो देखिए आपको अपने जो साथी वेबसाइट है उसमें जाकर भी टिक करना है डीपीपी ओपन करके, और यहां पर भी आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। बताइए, एडी करेंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन। एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं? देखिए एडी करंट प्रोड्यूस होने का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं इसका। तो एडी करंट प्रोड्यूस होने का एक ही रूल है और वो ये है कि किसी मेटल से जो फ्लक्स है वो चेंज हो। किसी एक सॉलिड मेटल से, मतलब बल्क से जो फ्लक्स है वो चेंज हो, पास होने वाला। वो दो तरीके से हो सकता है, फ्लक्स वहां पर दो तरीके से चेंज हो सकता है कि आपने मेटल ब्लॉक को या मेटल प्लेट को, सीट को फिक्स करके रख दिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर रहे हैं, या फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया और जो पूरा का पूरा डिवाइस था आपका, वो मेटल ब्लॉक या मेटल सीट जो थी वो थी, उसको आप रोटेट कर रहे हो। क्लियर? ठीक, तो सब कह रहे हैं ए। सबने अपने अपने डीपीपी में इसको जाकर मेंशन किया? क्या सभी ने डीपीपी में जाकर इसको मेंशन किया? ओके, तो देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि आप का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसमें कौन से पोर्शन में कमी रह गई है पढ़ने में। तो आप एनालाइज भी कर सकते हैं इस डीपीपी और टेस्ट को देने के बाद कि हमें पढ़ना क्या है। क्लियर? चलिए ओके, तो इसको मैं सेव करता हूं। आपके कहने पर मैंने ए लगा दिया। अब इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। टिक करते जाइएगा ध्यान से अपने उस पे भी। A cycle wheel of radius 0.5 meter is rotated with constant angular velocity of 10 radian per second in a region of magnetic field of 0.1 Tesla, which is perpendicular to the plane of wheel. The EMF generated between its center and the rim is. तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, यानी कि स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करते हैं, तो वो एक्चुअल एग्जामिनेशन के पहले अपने आप को टेस्ट करने लगते हैं। यानी कि एक्चुअल टेस्ट जिस दिन होता है उसके अलावा हर दिन अपने आप को टेस्ट करने लगते हैं। आपको हमेशा लर्निंग फेज में होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एग्जाम है एक्स डेट को, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम है वो 4 तारीख को है। क्लियर? तो आपको उस 4 तारीख के पहले जो कुछ भी पढ़ना है, चाहे वो आप डीपीपी लगा रहे हो, चाहे आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, कोई आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, तो आपका जो वहां पर पर्पस होना चाहिए वो सीखने का होना चाहिए। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीखिए यहां पर इसको करना कैसे है, और फिर ये सीखिए वहीं पर कि अगली बार अगर दोबारा ये आता है तो हमें जो गलती हमने मान लीजिए कर दी थी वो गलती नहीं करनी है, ताकि ये सॉल्व हो पाए। क्लियर? तो आपका जो एक्चुअल एग्जाम होता है सिर्फ वही, उसी को एग्जाम माने, उसके पहले वाले जितने भी हैं सब आपके लर्निंग के तरीके हैं। चाहे आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, डीपीपी दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, या सब्जेक्ट वाइज हो, टॉपिक वाइज हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो। ठीक है, चलिए सबने कहा यहां पर ए सी किस पे मार्क किया जाए? बताइए किस पे मार्क किया जाए? सी। चलिए सी लगा देते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने आपके कहने पर इसको लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is in a uniform magnetic field B is equal to 0.025 Tesla with its plane perpendicular the loop. The radius of loop is made to shrink at a constant rate of 1 millimeter per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is. तो गौर से देखिए यहां पर क्या हो रहा है। The radius of loop is made to shrink at constant rate. यानी कि जो एरिया था, एरिया के
घटने पर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो सकता है, और एरिया रेडियस के घटने पर डिपेंड करेगा, और वही चीज है यहां पर। यानी कि आपको रिलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो आर है उससे, और उससे फिर आंसर निकल कर आएगा। तो क्या होगा आंसर इसका, बताइए। बी, बी, सच में बी होगा? लगा दें? चलिए, बी। 14 मिनट अभी इसके बचे हुए हैं। क्या होगा इसका आंसर? टू कॉइल्स हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन I is equal to I naught sin omega t, where I naught बराबर 10 एम्पियर and omega बराबर 100 pi रेडियन पर सेकेंड। The maximum value of EMF in the coil is, क्या होगा इसका आंसर? B। अच्छा, मार्क करते जा रहे हैं ना आप, अपना जो डीपीपी है उस पे आप मार्क करते जा रहे हैं। चलिए 5P मार्क कर देते हैं, आगे बढ़े। A varying current in a coil changes from 10 ampere to 0 in 0.5 second. If the average EMF induced in the coil is 220 volt, the self inductance of the coil is। अच्छा देखिए, एक चीज और समझिए, यहां पर अभी क्लास में 64 स्टूडेंट्स हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इनमें से आप ये देख रहे होंगे कुछ लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर दे रहे हैं, देख रहे हैं ना? तो घबराना नहीं है बाकी लोगों को, आप सीखिए वहां पर। जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो आपका हमेशा मोटिव होना चाहिए सीखना, कुछ भी हो। अगर आपको आज 20 सेकंड समय लग रहा है किसी क्वेश्चन को करने पर, या मान लीजिए कि 1 मिनट लग रहा है, तो समय घटाना है आपको। उस तरीके के क्वेश्चन जब अगली बार आए तो कम समय पर हो जाए, ये आपका मोटिव होना चाहिए, दूसरों से कंपेयर करने के बजाय। नहीं, चलो तुक्का लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, पर मान लेते हैं कि उन्होंने अगर सॉल्व भी किया है, जैसे कि मान, तो उन्होंने, ये मैं मानकर चल रहा हूं कि उन्होंने पढ़ा होगा। हम तुक्का लगाने पर क्यों ध्यान दें, हम ये मानकर चले कि उन्होंने, मान लीजिए, मेहनत करी है, तो मेहनत करी है, उन्होंने सीखा है, याद है, तो उन्होंने लगा दिया, तो उनको याद है। बाकी लोग को इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि आप घबराइए नहीं, आप अगर सॉल्व करके निकाल रहे हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो हमेशा नया, आपको नए तरीके का क्वेश्चन देखने में लगेगा, भले ही वो प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं पर बेस्ड हो, पर देखने में वो नया लगेगा। तो आपकी प्रैक्टिस ही होनी चाहिए कि नए क्वेश्चन जो आए उनको देख के घबराना नहीं, पहले तो यही प्रैक्टिस होनी चाहिए, और फिर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसको सॉल्व करके आंसर दें, मैं यही कहूंगा कि ज्यादा अच्छा रहेगा। याद है, वेल एंड गुड, बट हमेशा याद हुई जो क्वेश्चंस होते हैं वही एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है, एकदम वैसे नहीं आते, उसी के तरीके के आते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर बार आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। चलिए, मैं इस पे कार्तिक के कहने पर लगा रहा हूं 11H, देखते हैं सही है या नहीं, आगे बढ़ते हैं। आप अपने उस पे मार्क करते जा रहे हैं, आप अपने डीपीपी पर। सिर्फ 11 मिनट का समय बचा है। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन, एक जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर कर सकता है कहां पर? एकदम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए कि एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। ठीक है, कैलकुलेशन वाले का तो मान सकते हैं कि थोड़ा समय लगेगा, बट इसका तो आंसर तुरंत आना चाहिए, एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन। ओके वर्षा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। इसको एक बार पढ़िए, समझिए। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप, ठीक है, टोटल चार्ज की बात हो रही है। व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। अब देखिए, याद करिए, शुरुआत में ही जो थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी की शुरुआत में ही चार्ज से रिलेटेड चीज आई थी, और चार्ज कैसे निकल कर आएगा? चार्ज उल्टा, चलो चार्ज पूछा आएगा तो चार्ज रिलेटेड है करंट से, करंट रिलेटेड है ईएमएफ से। तो जब यहां पर कुछ ऐसा आ रहा है कि टोटल चार्ज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड शब्द आ रहा है, यानी कि ये जो चैप्टर का होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। ईएमएफ से हम करंट निकाल सकते हैं, करंट से चार्ज, और उसी की यहां पर बात हो रही है। चलिए, आप लोग के कहने पर मैं सी आंसर इसका लगा रहा हूं, मुझे नहीं पता सही है या गलत, मुझे नहीं पता सही है या गलत, मैं बस आपके कहने पर ये लगा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, पिछले वाले ऑप्शन में आपने देखा होगा, एक में लिखा हुआ था टोटल चेंज और एक में लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिखा था ना। दोनों में अगर आप अंतर समझ पा रहे हैं तो ही इस क्वेश्चन को करने का मतलब है। अगर आप अंतर नहीं समझ पा रहे हैं और आपका आंसर निकल कर आ रहा है तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इससे जो सीखने वाला कॉन्सेप्ट ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स और टोटल चेंज इन फ्लक्स में क्या फर्क है, वो अगर जानेंगे उसी कॉन्सेप्ट से आगे चीजें निकल कर आ रही हैं। चलिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप मार्क करते जा रहे हैं ना अपने डीपीपी पर, ठीक है। ये तो मेरा एक तरीके से मेरा इवेल्युएशन हो गया, वो भी आप लोग के जवाब देने पर। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field of 0.04 Tesla with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter is. क्या आ रहा है आंसर, एक बार सॉल्व करें इसको। देखिए, अभी भी हमारे पास 8 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर भी जल्दी से सॉल्व करना है इसको, आगे बढ़ना है। क्या होगा इसका आंसर बताइए फटाफट, मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, ठीक है। वो लोग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें जिनको थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। चलिए, डी आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। मतलब आप लोग के कहने पर अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, डी आ रहा है नहीं आ रहा है। आप देख कर आंसर मत कीजिएगा कि दूसरे के आंसर लगा रहे हैं या मैं क्या यहां पर टिक कर रहा हूं। आपने क्या सोचा है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, आपने क्या मेहनत करी है उस पर, उसको जब आप करके आंसर देंगे तो आपको समझ पे आएगा। देखिए क्या है, गलतियां भी बताती हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। आप 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वो इस चीज को बताएगा, ठीक है। तो आप थोड़ी मेहनत करके ही इस पे आंसर करें। चलिए, और किसी का आंसर आ रहा है। कार्तिक क्या है, बी। क्या करें, डी लगाएं या बी? डी। चलिए, सब कह रहे हैं डी, सब कह रहे हैं डी। ओके, तो फिर कार्तिक देखिए, चेक करिए कहीं पर क्या आपसे गलती हुई, अगर सबका डी आ रहा है। और अगर बी है करेक्ट आंसर तो सबको फिर चेक करना पड़ेगा। चलिए, अब लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। कार्तिक ने कहा बी, तो मैं भी लगा देता हूं बी, मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, जब डीपीपी सॉल्व करें तो अपने आंसर जो आपके रिस्पॉन्स से आ रहे हैं उन्हीं को जवाब दें उस पर, क्योंकि वो पूरा ट्रैक करेगा आपको कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है, किस टॉपिक में आपको रिक्वायरमेंट है, किस पे नहीं है। डी लगाएं, नहीं पता रहेगा ना कि किसने गलत किया था। चलिए, बी बी लगाए, ठीक है। चलिए, गलत भी तो होने चाहिए ना कुछ, सब सही हो जाएंगे तो फिर मैं बताऊंगा क्या कि गलती क्या की है आपने। अब देखिए इस पे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर चेंजेस बाय एन अमाउंट डेल्टा फाई इन अ टाइम डेल्टा टी, then the total quantity of electric charge q that passes any point in the circuit during the time delta t is represented by, q is equal to r delta phi by delta t या q is equal to 1 by r delta phi by delta t, q is equal to delta phi by delta सॉरी r और q है delta phi by delta t। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, चलिए यहां पे सब कह रहे हैं सी। अच्छा, मार्क करते जाइएगा अपने डीपीपी पर भी, और मार्क खुद के आंसर को करिएगा, दूसरे का देखकर नहीं, ठीक है एवरीवन। सी, चलिए सी। तो देखिए, इस पर भी हमेशा ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में हमेशा इस समय को देखते रहें, क्योंकि उस पेपर को अगर आपको दे दिया जाए विदाउट टाइम बाउंडेशन तो आप हो सकता है उस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दें, पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर दें। बट टाइम बाउंडेशन में रहते हुए जब हमें मिलता है चीजों को सॉल्व करना, तब जो एक टाइम फैक्टर है वो भी ऐड हो जाता है, हमें उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। तो किसी क्वेश्चन में अगर बहुत ज्यादा समय लग रहा है आपको, तो बेहतर यही होगा, मतलब एग्जामिनेशन में बता रहा हूं, जैसे वहां पर जाकर तो कभी ऐसा आ रहा है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। बट उसका जो थोड़ा बहुत आपने कैलकुलेशन मान लीजिए कर रखी है, तो उसको डिब्बे में बंद करके रखें, ताकि आपको पता रहे कि इस क्वेश्चन का मैंने इतने यहां तक कैलकुलेशन कर लिया, इसके आगे मुझे समय लग रहा था, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, इसका बताइए क्या होगा आंसर।
A magnetic field of 2 into 10 power minus 2 Tesla acts at right angles to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt. When it is removed from the field in t seconds, the value of t. अरे थोड़ा समय लेके इसको सॉल्व करिए, आप तो मेरे क्वेश्चन पहले के पढ़ने के पहले ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ऐसा आंसर टिक कर दिया, ठीक है, आपने यहां तक तो देखा कि ठीक है, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, अरे ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, आपने तुरंत टिक कर दिया। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है उसमें यहां पर अगर उसने जरा सा भी चेंज कर दिया, एक शब्द भी अगर डिफरेंट डाल दिया, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। इसको भी समझिएगा, पूरा क्वेश्चन आपको देखने में सेम लगेगा, बस एक शब्द चेंज कर दिया जाएगा और जो आंसर होगा वो पूरा बदल जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा एक बार पढ़ें, पूरा पढ़ें, बिना पूरा पढ़े क्वेश्चन कभी सॉल्व ना करें। कम से कम एक बार जल्दी जल्दी ही सही उसको एक बार पढ़ ले। जैसे देखिए कल मुझसे ही मिस्टेक हो गई थी, पहला वाला क्वेश्चन जब मैं कल कर रहा था तो वहां पर मुझसे ही मिस्टेक हो गई, तो मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने कहा चलिए वो मतलब हो जाएगा फटाक से, मैंने देखा अच्छा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और उसको तुरंत आंसर मार्क कर दिया 24। बट जब उस पूरे क्वेश्चन को पढ़ा तो उस पर जो मोशन था वो डिफरेंट था सैटेलाइट का, जिसके कारण से आंसर जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो एग्जामिनेशन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, वो क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये भी बहुत जरूरी रहता है। चलिए, तो यहां पर अब देखते हैं। तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है जिसको कि गलत किया गया है वो पता चलेगा, कार्तिक ने उसको बताया था। यहां पर भी कार्तिक अभी देखिए ए कह रहे थे, तो कार्तिक कहां पर आप गलती कर रहे हैं समझिए उन चीजों को। पहला है एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, एडी करंट कब प्रोड्यूस होते हैं। तो एडी करंट पहली बात तो एक इस तरीके के सिस्टम पर होते हैं जहां पर कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस्तेमाल करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं होता है। यानी कि अगर एक मेटल पीस है, एक मेटल शीट है, उसमें अगर किसी तरीके से हमने फ्लक्स चेंज कर दिया तो उसमें ईएमएफ तो इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस पे लगेगा फोर्स, जिसके कारण से उस पर करंट डेवलप हो जाएगा और वो रोटेट करेगा। अब क्योंकि करंट वहां पर डेवलप होगा तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होगी, फिर वो एनर्जी डिसिपेशन हो जाता है, वो अलग चीज है। बट इस पे जो मेन चीज है वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करे या ना करे, कुछ चीज चेंज हो या ना चेंज हो, इंपॉर्टेंट ये है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो इन चार ऑप्शन में से हमें वही चेक करना है कि किसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। तो अ मेटल इज केप्ट, हमने एक मेटल को रख दिया इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। वेरिंग का मतलब होता है यहां पर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बिल्कुल, इसके बाद पीवाईक्यूज भी कराएंगे अभी। ठीक है, तो मेटल को हमने क्या किया, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में पुट करने का मीनिंग क्या है, जो फ्लक्स पास हो रहा है मेटल से वो चेंज होगा, उस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्लियर। जबकि अगर बाकी में देखें हम लोग, जैसे कि अब मेटल इज केप्ट इन अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है, उस पे जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा, यही दिक्कत है। दिक्कत यही है कि जो उससे पास होने वाला फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से। सी ऑप्शन देखिए इसी तरीके से, सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया, ठीक है, प्लेस कर दिया, फ्लक्स पास हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, और जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होता तब तक ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। थ्रू अ सर्कुलर कॉइल करंट इज पास्ड, तो हम एक सर्कुलर कॉइल से करंट को पास कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हम किसी सॉलिड बल्क से ऐसे किसी से पास कर रहे हैं, नहीं ना। और इस पे हमने एक बताया कि एक जब हमारा कोई एक इस तरीके का आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसमें कि हम उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को यूज नहीं कर पाते हैं किसी तरीके से एक इफेक्टिव काम में, तो वो एक सर्कुलेटिंग करंट लूप जनरेट करता है, जो कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के थ्रू फिर वहां से हीट के फॉर्म पर रिलीज हो जाता है। ठीक है, मतलब एडी करंट प्रोड्यूस हुआ, एडी करंट से अब करंट, क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट लूप जनरेट हो रहे हैं तो वो हीट प्रोड्यूस कर देता है, और फिर उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होने का फॉर्मूला लगता है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही लगता है, यानी कि उस पर फिर एनर्जी रेडिएट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाले को देखिए। इसका जो करेक्ट आंसर था वो हमारा 0.125 वोल्ट ही है। और यहां पर अगर हम देखें इस पे, अच्छा आपने ऐसा तो नहीं किया था ना सबने
कि जल्दी जल्दी सब मार्क कर दिए हो गलत, और उसके बाद आपके पास आ गया रिजल्ट और आप फिर वहां से आंसर देख देख के बताने लगे? ऐसा तो नहीं किया ना, और ऐसा करना भी नहीं है। चलिए, मैं ये मान रहा हूं कि आपने नहीं किया होगा ऐसा। तो एक साइकिल का व्हील है जिसका कि रेडियस 0.5 मीटर है, इसको रोटेट किया विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जिसका जो एंगुलर वेलोसिटी है 10 रेडियन पर सेकंड। बिल्कुल, मैं नहीं मान रहा कि आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि आपने प्रॉपर उसको एग्जाम दिया होगा, एग्जाम की तरह उसको, या प्रैक्टिस सेशन की तरह उसको प्रैक्टिस करी होगी। तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी देखिए, एंगुलर वेलोसिटी दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला which is perpendicular to plane of field wheel, the EMF generated between its center and the rim is। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है इस तरीके की सिचुएशन का। ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, जब सिचुएशन ऐसी हो कि एक सेंटर और रिम के बीच में जो हमारा स्पोक है उसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं हम लोग, तो E इज इक्वल टू हो जाता है BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2, यानी कि हाफ इंटू 0.1, 1/2 स्क्वायर इंटू 10, यानी कि 1/8, यानी कि 0.125 वोल्ट। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field B is equal to 0.025 टेस्ला with its plane perpendicular to the loop। जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द लूप है। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब यहां पर जो रेडियस है वो श्रिंक हो रहा है इस रेट से। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर 2 सेंटीमीटर पर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसके लिए देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है वहां पर चलिए। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा d∅dt, नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि एक ही है और इसका मॉड ले रहे हैं तो माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन उसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी उसको बताने के लिए होता है। अब जो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई भी यहां पर जो फाई है उसकी जगह पर रख देंगे हम लोग बी पाई आर स्क्वायर। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा बी पाई, कांस्टेंट है क्योंकि यहां पर वो बाहर आ जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करने पर आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या है यहाँ पर? ये वो रेट है जिस रेट से रेडियस डिक्रीज हो रहा है, जो कि हमें दे रखा है कितना, 1 mm पर सेकेंड, 1 mm पर सेकेंड। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू को हमने 1 mm पर सेकेंड से मिलीमीटर पर सेकेंड से 10⁻³ मीटर पर सेकेंड पर कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मिली एक मल्टीप्लायर है जिसकी वैल्यू 10⁻³ होती है। तो यहां पर R बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, डी आर बाई डी टी हो गया 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर निकल कर आ जाएगा 0.025 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³। यहां पर बी की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू रख दी, जो आर की वैल्यू थी ये आर 2 सेंटीमीटर उसको पुट कर दिया, सेंटीमीटर के लिए यहां पर सेंटी आ गया 10⁻², बाकी जो डी आर बाई डी टी की वैल्यू उसको पुट कर दिया। तो ये बस बन गया हमारे पास E इज इक्वल टू 0.1 इंटू पाई इंटू 10⁻5, यानी कि सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। म्यू यानी कि यहां पर माइक्रो है, ठीक है, तो पाई म्यू वोल्ट्स, म्यू हो गया यहां पर 10⁻⁶। Two coils have mutual inductance 0.005 Henry. The current changes in the first coil according to equation I is equal to I naught sin omega t, where I naught equal to 10 ampere and omega is equal to 100 pi radian per second. The maximum value of EMF in the second coil is, तो maximum value of EMF कितना होगा in the second coil, ये हम लोग को बताना है। तो सिंपल सा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से जो यहाँ पर होता है वो आ जाता है कुछ इस तरीके से कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम की जगह पर आ जाएगा जो उसकी गिवन वैल्यू थी, जो आई है उसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब डिफरेंशिएट करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, और जो ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा ओमेगा। माइनस 0.005 इंटू आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहां पर वैल्यू पुट जब करेंगे इन सब की, जैसे कॉस ओमेगा टी की -1 जब हम पुट कर दी मैक्सिमम ईएमएफ निकालने के लिए, तभी तो माइनस माइनस करके प्लस बनेगा। तो ये हो गया 0.05 इंटू 10 इंटू 100 पाई, यानी कि 5 पाई वोल्ट्स। तो ये फॉर्मूला लग रहा था इस पर। इसी तरीके से इसको देखें अगर आप, एक वेरिंग करंट है एक कॉइल में जो कि 10 एम्पियर से 0 हो रहा है। देखिए करंट चेंज हो रहा है यहां पर, 10 एम्पियर से 0 हो गया।
कितने सेकंड्स पर? 0.5 सेकंड्स पर। इफ एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 220 वोल्ट्स, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा कॉइल का? यानी कि ईएमएफ की वैल्यू उसने दे दी। तो ईएमएफ की वैल्यू और सेल्फ इंडक्टेंस जब ऐसी बात कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है इंड्यूस्ड ईएमएफ के उस फॉर्मूले से जहां पर माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। तो यहां पर करंट चेंज को हमने लिख दिया I2 माइनस I1 डिवाइडेड बाई टी से, रेट ऑफ करंट चेंज आ गया इससे। फाइनल 0 हो रहा है, इनिशियल 10 था, तो माइनस एल 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कि बन गया 20L। और हमें जो ईएमएफ इंड्यूस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 220 वोल्ट्स, यानी कि 220 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 11 हेनरी। इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस इसका निकल कर आ गया। तो इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इंडक्टर देखिए इस तरीके के जब हमारे क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि इंडक्टर की बात तब आई जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे रिलेशन नहीं है इंडक्टर का। पूरे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर ही पूरी बात हो रही थी इंडक्टर की। तो एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में वो एनर्जी स्टोर करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कैपेसिटर किस पे अपनी एनर्जी स्टोर करता है? बताइए, जवाब दीजिए जल्दी से। कैपेसिटर अपनी एनर्जी किस पे स्टोर करता है? फिल इन द ब्लैंक्स, बताइए। कैपेसिटर अपनी एनर्जी किस पे स्टोर करता है? पढ़ा होगा ना आपने कि जो कैपेसिटर है वो चार्जेस को स्टोर करता है। और साथ ही में आपने हाफ CV स्क्वायर ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, और साथ में आपने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो कैपेसिटर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी का या जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो कैपेसिटर होता है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, तभी उसका फॉर्मूला निकल कर आता है एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर। और यहां पर हम म्यू नॉट बाई 2 बी स्क्वायर ऐसा रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पर इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर की बात आएगी वो आ जाएगी इट्स मैग्नेटिक फील्ड। द टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो टोटल चार्ज जो इंड्यूस होगा एक कंडक्टिंग लूप में, वो किस पे डिपेंड करेगा? दो ऑप्शन है देखिए यहां पर, एक है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा है टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। करेक्ट आंसर है हमारा टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा था इस क्वेश्चन से आपको जो सीखना है वो ये भी सीखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उनमें अंतर क्या है। तो अगर हम यहां पर ध्यान दें, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब यह है कि हम उसको समय के साथ नहीं देख रहे हैं कि पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इनिशियली इतना था, फाइनल इतना हो गया, तो इतना देखो अंतर आया है। जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं कि एक सेकंड में कितना चेंज आया, उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब टोटल चार्ज की बात आती है तो टोटल चार्ज का एक्सप्रेशन ऐसा बनता है, टोटल चार्ज इज इक्वल टू 1/r phi2 माइनस phi1, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि टोटल फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है विदाउट सेइंग एनीथिंग अबाउट द टाइम, कि कितने समय पर हो रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर होगा टोटल चार्ज जो इंड्यूस निकलता है कंडक्टिंग लूप में, वो डिपेंड करता है टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? अब देखिए ये वही आंसर है जिसको कि थोड़ा सा गलत कर दिया गया था, ठीक है। कार्तिक ने ये आंसर बताया था। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट एक ही जैसे हैं और उसके पीछे का रीजन ये है, पता है क्या है? मैं देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूं अभी, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, एक जनरल फिजिक्स में जो एक कॉन्सेप्ट है उसके टर्म्स पे बोलने वाला हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रूप है, ठीक है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उन्होंने ये चीज निकाला, जो इसी चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जो शुरुआत में आप लोग ने अगर पढ़ा हो, अभी तो नहीं कहूंगा मैं, शुरुआत में जब आपने पढ़ा होगा फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट्स जो थे, तो आइंस्टीन ने उन एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करके उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो उन्होंने ये देखा
कि कुछ इनकंसिस्टेंसी है, कुछ चीजें एक्सप्लेन हो पा रही हैं, उस समय के मौजूद लॉज से कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं। अभी उन पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना है कि आगे चलकर उन्होंने ये देखा कि एक नजरिए से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंसेक्वेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, या कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ कंसेक्वेंस ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ चार्जेस या रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडीज। तो अभी ये जो मैंने जितने भी लाइन बोली हैं अभी, जहां पर मैंने वार्निंग दी थी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अभी तक वो वार्निंग फिनिश हुई कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें नहीं थी अभी तक। अभी आपको मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.04 टेस्ला with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter is. तो यहां पर क्या है कि वही श्रिंक हो रहा है, ठीक है। तो श्रिंक होने की वजह से सेम वही चीज हम लोग लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, सेम पूरा पूरा सब सेम। E is equal to minus D, सॉरी, E is equal to minus B D by dt pi r square minus B pi 2r dr by dt। dr by dt क्या है, किस रेट से रेडियस चेंज हो रहा है, उनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ही आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, आप इसको देख लीजिएगा। इसका देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर। इसको ही अभी हम लोग देख कर आए हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को, जो कि हमारा डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी बराबर ईएमएफ या आई आर, और यहां से हमारा Q इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई आर रिलेशन निकल कर आता है। इसी तरीके से यहां पर है कि a magnetic field of इतना टेस्ला acts at right angle to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. The average EMF induced in the coil is 0.1 volt when it is removed from the field in t seconds. The value of t is. तो हो क्या रहा होगा, जब उसको रिमूव किया जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा होगा, यानी कि पहले मैग्नेटिक फील्ड जो इतना एक्ट हो रही थी उस पर, अब वो फाइनली हो गई जीरो। तो ये बन जाएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस फाइव टू माइनस फाइव वन डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनली जो फ्लक्स है वो जीरो हो रहा है, क्योंकि उसको पूरी तरीके से बाहर निकाल लिया गया। ये बन जाएगा एनबीए बाई टी। एनबीए क्या है, जो फ्लक्स वहां से पास हो रहा था उससे, तो टी बराबर हो जाएगा एनबीए बाई ई, यानी कि वैल्यूज आप पुट करें, एन की, बी की, ए की और ईएमएफ इंड्यूस्ड की, 0.1 सेकंड आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं किस क्या इस पे पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। क्लियर? पीवाईक्यूज हाँ या ना? तो आप भी अपने जो कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह किसी पर भी है, वो आप क्या करें, स्विच करें पीवाईक्यूज पर। हम भी पीवाईक्यूज पर जा रहे हैं, ठीक है। सबने ओपन कर लिया, ठीक है। इसको फटाफट करेंगे पीवाईक्यूज जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पीवाईक्यू स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सबने ओपन कर लिया, देखिए कोई पीछे ना रह जाए। सबने कर लिया, स्टार्ट करें पीवाईक्यू। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अभी देखिए इस सेम क्वेश्चन करके आए, बिल्कुल। अब देखिए इसका तुरंत सबको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? ए। चलिए ए, ठीक है। इसका आंसर बताइए। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं आया यहां पर, ये 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला है, ठीक है, टाइपो है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। क्या होगा इसका आंसर बताएं। ये है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला, ठीक है। यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला, मल्टीप्लाई पर लिखा हुआ है यहां पर ये। हाँ तो आप क्लास में पढ़ने नहीं आते चलिए पढ़िए इसको। ओके ओके कार्तिक, इस पे क्या लगेगा, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्या आंसर निकल कर आया इसका? एन बी ए ओमेगा भी तो आएगा, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो फ्लक्स है वो उसको, मतलब इसको यहां पर फ्लक्स जो बनेगा वो बन जाएगा कितना, हमारा ओमेगा उस पे, सॉरी वो कॉस वाला टर्म आता है। अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, एन बी ए कॉस ओमेगा टी को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन वाला टर्म ओमेगा के साथ,
NBA ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी वो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर? हाँ, तो आंसर क्या आ रहा है इसका? चलिए डी। और किसका किसका है इसका आंसर? डी, ए, ए और डी, ए या फिर डी? डी, 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 ए। अरे आपस में डिसाइड करके बताइए, आपके बीच में, आप लोग के बीच में तो युद्ध चल रहा है। डी, चलिए ठीक है, डी। ओके, डी, डी, चलिए डी लगा देते हैं, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आप जो कहेंगे मैं वो लगाऊंगा। A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? 4H, 4H, 4H लगाना है। डी, डी आ रहा है आंसर, सच में, सच में डी आ रहा है, 1H कंफर्म। अरे तब तो फिर लगाना पड़ेगा, चलिए डी लगा देते हैं। A conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field. B is equal to 0.025 Tesla. With its plane perpendicular to the loop, the radius of the loop is made to shrink at a constant rate of 1 mm per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter is. इसको तो अब तुरंत बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर? ए, सच में ए इसका आंसर? आपने लग रहा है सीखा नहीं, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड रखना जरूरी है ताकि जो वो हो, क्या कहते हैं, मनोबल वो बना रहे कि हाँ हम पढ़ कर आए थे। और इससे आपको, मैंने कहा ना कि सीखने के लिए हर क्वेश्चन से दो चीजें होती हैं, एक तो उसको उसका मेथड, और दूसरा कि हमें ये गलती नहीं करनी है, अगर अगली बार आया तो हम इसको सही कर लेंगे। ये दो चीजें होती हैं सीखने के लिए हर एक क्वेश्चन से, और जो इन दोनों को सीखता है वही एक्सेल करता है। क्लियर? चलिए इसका आंसर बताइए। A rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm. If the magnetic field which is perpendicular to the plane of coil changes at a rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil is, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट। अच्छा देखिए, इस PYQ करने के बाद आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो बता दीजिएगा, तो मैं उसको सॉल्व आपको करा दूंगा। सारे नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा, क्योंकि एक ही तरीके कॉन्सेप्ट है, अभी जो नया कॉन्सेप्ट होगा उसको बता दूंगा। क्लियर? क्योंकि अब समय हो गया है ना, तो अभी इसको फटाफट फिनिश करते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताइए? सी, सी, ओके सी, सब कह रहे हैं सी। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, आप यहां तो बता रहे हैं, आप अपने उस पर मार्क कर रहे हैं या नहीं? मार्क करते जाइएगा अपने उस पर भी, क्योंकि उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ट्रैक होती रहेगी आपके लिए। ठीक है, आपके लिए वो ट्रैक होती रहेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस पोर्शन पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है। A current of 2.5 ampere flows through a coil of inductance 5 Henry. The magnetic flux linked with the coil is, क्या होगा इसका आंसर? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात आ रही है, वेबर है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी यूनिट होती है। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field if the magnetic flux linked with the coil varies with time. T as 5 is equal to 50 T square plus 4. The current in the coil at T equal to 2 second is, क्या होगा आंसर इसका? तो देखिए फाई के लिए इसने एक वो दे दिया हमारा एक्सप्रेशन, जिसमें कि फाई दिखाया गया है टाइम डिपेंडेंट, यानी कि जो हमारे पास एक फॉर्मूला है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका इस्तेमाल करते हुए इसको आंसर करना है। रेजिस्टेंस दे रखा है, ईएमएफ निकाल के हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट निकल कर आ जाएगा। तो आ गया सबका आंसर ए, ए, ए। इस पे तो बहुत ढेर सारे ए हैं, कौन वाला ए? आधा ए, 1A, 2A, 0.1A, कौन सा ए? 0.5A। ओके, तो ऑप्शन ए नहीं, ए वाला। ठीक है, तो ये वाला, तो ये लगा दिया, आगे बढ़ते हैं। The magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in a time delta t. Then अच्छा सी आंसर, अब आ भी गया, आंसर भी सी आ गया, बिल्कुल। और जो इसका आंसर तुरंत नहीं बता पाया,
तो जैसे मैंने कहा, हर क्वेश्चन से दो चीजें सीखनी होती हैं, तो दूसरी वाली चीज आप सीख नहीं रहे, सीखिए उनसे। एग्जैक्ट सेम है क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, ये सी होगा। तो देखिए, एक ही फॉर्मूला जब बार बार आया तो वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर? अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 into 10 power minus 2 टेस्ला एक्ट्स एट राइट एंगल कॉइल इतना, द एवरेज ईएमएफ इतना। ठीक है, तो कितना, ये भी देखिए सेम रिपीटेड है। कौन सा होगा इसका आंसर? इसको देखिए, इसका भी आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। बी। बी। ओके। डी। बी। डी। बी क्या होगा? बी। चलिए डी लगा देते हैं। तो देखिए, जो यहां पर कह रहे थे बी, बी नहीं है, अंतर है दोनों में। देखिए, बी में पाई, डी में पाई नहीं है, और आंसर में पाई नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर दो पाई आएंगे, इस जगह पर और इस जगह पर, दोनों पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर में पाई नहीं आ रहा है। तो देखिए, आपने आंसर सही निकाला, 32 देख के आंसर टिक कर दिया जो पहले बी में लिखा हुआ था, बट आंसर क्या था? 32 माइक्रोकुलाम। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ये सीखिए इस क्वेश्चन से। किस तरीके की गलती? कॉन्सेप्ट वाली तो ये है ही नहीं गलती। ठीक है, समझ गए? यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर कॉन्सेप्ट वाली गलती है ही नहीं, ये तो आपके अटेंटिवनेस की बात है। तो सीखे, दो चीज समझ पे आ गई मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन से एक तो कॉन्सेप्ट, दूसरा कि हम किस तरीके की खुद में गलती कर रहे हैं, वो रिपीट नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है आपको। एंड करें, देखिए जितने भी ये हमारे क्वेश्चन थे, सब के आंसर आपके पास अब आ गए होंगे। इस पे जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे एक ही जैसे कॉन्सेप्ट थे लगभग, मतलब सारे बताए हुए मैंने डीपीपी वाले में बता दिया था। तो आप इसको देखें, समझ पे आ जाएगा। ऐसा कोई इस पे क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ज्यादा हो। 7th वाला अगर एक बार देखना हो तो आप देख सकते हैं कि फाई हमें दे रखा है, टाइम डिपेंडेंट फ्लक्स। तो अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालकर फिर इंड्यूस्ड करंट निकालना है, मतलब करंट इंड्यूस्ड करंट निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई की जगह पर आप पुट करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 टी स्क्वायर ऐसा है कि 50 टी स्क्वायर है, क्या है 50 टी स्क्वायर होगा, तो 50 टी स्क्वायर प्लस 4 है। तो ये डिफरेंशिएट करने पर यानी कि डी फाई बाई डी टी निकालने पर ये आ जाएगा 100 टी। ठीक है, तो ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी यानी कि माइनस 100 टी। और यहां से जब आप इसका मॉड लेंगे फिर उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो 0.5 एम्पियर निकलकर आ जाएगा। क्लियर सभी को? एंड करें फिर क्लास। आई होप जो मैंने आपको आज बताया है समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। अच्छा, सेकंड वाला ओके, चलिए सेकंड वाला रिपीट कर देते हैं। तो यहां पर क्या है कि a 800 टर्न coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field 5 into 10 power minus 5 टेस्ला। यहां पर देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 5 into 10 power minus 5 टेस्ला है। बस इतना यहां पर थोड़ा सा टाइपो हो गया है कि जो क्रॉस बीच में लगता है वो रेंडर नहीं हो पाया होगा, यानी कि वो मतलब कोड से वो उस पर नहीं दिख पाया होगा किसी कारण से, तो वो रेंडर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 into 10 power minus 5 टेस्ला लिखा हुआ है। तो व्हेन द प्लेन ऑफ कॉयल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, आपने जो कॉयल थी उसको 90 डिग्री घुमा दिया अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लानर एक्सिस इज इन 0.1 सेकेंड, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉयल विल बी। यानी कि अब यहां पर जैसे कि ये आप मान लीजिए कि आपको ये कॉयल दिख रही है, ठीक है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस तरीके की कोई कॉयल दिख रही है, आप इस पे प्लस का साइन बना सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे लाइन खींचे, तो वो जो दो एक्सिस बनेंगी प्लस बनाने पर इस पे, वो एक्सिस कहलाएंगी कोप्लानर एक्सिस। तो उन एक्सिस के अबाउट दोनों में से किसी भी एक एक्सिस को चूज कर ले और उसके अबाउट आप क्या करें, रोटेट करा रहे हैं, तो उसमें वो 90 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो इस पे हमारा चेंज इन फ्लक्स निकल कर आएगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है इतना, नंबर ऑफ टर्न्स है 800, एरिया ऑफ कॉइल दे रखा है ए बराबर 0.05 मीटर स्क्वायर, टाइम कितना लगा उसको रोटेट होने पर वो है 0.1 सेकेंड। इनिशियल एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाएगा और फाइनल एंगल 90 डिग्री, क्योंकि उसको हमने ऐसे जो रखा हुआ था उसको 90 डिग्री पर रोटेट कराया। तो चेंज इन फ्लक्स बेसिकली निकल कर आ जाएगा हमारा
डेल्टा फाई एन बी ए कॉस 90 डिग्री। अब यहां पर क्या है कि ये ब्रैकेट है एक्चुअली, ये इस जगह पर यहां पर ब्रैकेट है, ठीक है, इधर और इधर ऐसे ब्रैकेट आएगा, ये एन बाहर है, या फिर कह लीजिए कि एन यहां पर भी मल्टीप्लाइड होगा, इस जगह पर भी एन का मल्टीप्लाई होगा, तो एन बी ए कॉस 90 डिग्री माइनस एन बी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट रेंडर नहीं हो पाया यहां पर, फिर से ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स लगे रहे होंगे तो वो उसको स्किप ही कर देता है, वो करली ब्रैकेट्स को क्या करता है, वो स्किप ही कर देता है, तो करली ब्रैकेट्स दिखते ही नहीं है, शो ही नहीं होते। ठीक है, ये मतलब लेटेक्स वाली समस्या रहती है इस पे थोड़ा। समस्या क्या है, वो लेटेक्स का ये रूल है, एक लैंग्वेज है उसकी। तो डेल्टा फाइव इक्वल यहाँ पर ये ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, इस जगह पर। ठीक है, तो इस तरीके से डेल्टा फाइव आ जाएगा हमारा, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0, तो डेल्टा फाइव बराबर आ गया माइनस एनबीए। जब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा फाइव निकल कर आ जाएगा इतना वेबर। फिर यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल कर आ जाएगा माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी कि ये ई है यहाँ पर डेल्टा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर माइनस डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, बन गया 0.02 वोल्ट्स। अब देखिए यहाँ पर, तो अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक्ड है कॉइल से, यानी कि फ्लक्स लिंकेज एन फाई की बात आती है, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना लिंक्ड है वो बताना है ना। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ये कैसे बन जाएगा? सीधा सा ये है, इंडक्टेंस दे रखा है, फ्लक्स लिंकेज की बात हो रही है, इंडक्टेंस हमारा रिलेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और करंट दे रखा है, यानी कि हम ईएमएफ बराबर एल डी आई बाई डी टी अगर करें, ठीक है, तो जो हमारा जैसे ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। और यहां पर हमें बताना, अच्छा एक मिनट, है क्या ये क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 500, मैग्नेटिक फ्लक्स, हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वही एन फाई की बात थी ना, एन फाई सीधे सीधे आ जाएगा यार, ये तो एन फाई बराबर एल आई होता है, ये रिलेशन बताया था ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ तक जाने की जरूरत भी नहीं है हमें, एन फाई इज इक्वल टू एल आई, एन फाई को ही हम लोग फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं, यहां पर एन की वैल्यू 1 है तो फाई बराबर हो जाएगा एल आई के बराबर। और ये किस रिलेशन से निकल कर आता है कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एल आ जाता है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई बराबर 5 इंटू 2.5 यानी कि 12.5 वेबर। क्लियर? एंड करें आप क्लास को, चलिए तो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ पे आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।